वेरी गुड इवनिंग भूषण, रंजना, दीपंकर। चलिए, वेरी गुड इवनिंग उपाध्याय जी। अच्छा, पेंशन रूल हम लोगों का लास्ट क्लास में ख़त्म हुआ था, उसके ऊपर कल टेस्ट रहेगा। ठीक है, पेंशन रूल के ऊपर कल आपका टेस्ट रहेगा, तो उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। गुड इवनिंग शांतनु जी, महेश जी, राजीव जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट किया जाए। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1921, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, कितने लोग पहले नहीं पढ़े हैं एक बार बताइए। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो एक बार बता दीजिए कि नहीं, पहले हम कभी पढ़े नहीं। अच्छा, सब लोग पढ़े हैं, प्रवीण जी नहीं पढ़े हैं, बाकी और लोग। चलिए, रोहन नहीं पढ़ा, महेश, आकाश, सीताराम। चलिए, कोई बात नहीं, हम भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मैं भी आप लोगों के टीम में ही हूँ। ठीक है, मी टू, हम भी लिख देते हैं। चलिए, ठीक है, तो साथ में पढ़ना है, एक साथ पढ़ेंगे। छोटा सा रूल है, बहुत ज़्यादा है नहीं। उम्मीद करते हैं आज ही के क्लास में हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद क्या, ख़त्म करना है हम लोगों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सी सी एस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981। ठीक है, किसी को अगर कोई दिक्कत रहेगा आप पूछिएगा, जो भी आपका सवाल रहेगा। पेंशन रूल से अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हमको पब्लिक चैट में या व्हाट्सएप में आप भेज सकते हैं। चलिए, अच्छा रवि जी, आप भी हो, चलिए वेरी गुड। जितना टीम बढ़ेगा उतना अच्छा है। अच्छा, पढ़े कितने लोग हैं पहले एक बार बता दीजिए, जो लोग पढ़े हैं। क्योंकि जो लोग पढ़े हैं, अगर हमको कभी कहीं पे डाउट होगा तो हम उनसे पूछेंगे। कौन कौन अच्छे से इसको पढ़े हैं बताइए। चलिए, देवेन जी पढ़े हैं। हम बीच बीच में सोचते हैं कि देवेन जी को ही बोलते हैं कि भाई आप क्लास लीजिए। आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, सारा टॉपिक फालतू में हमारे ऊपर एक बोझ रखते हैं, है ना। चलिए, तो देवेन, दीपंकर नाम याद कर लिए हम। देखते हैं, डायरी पे नोट कर लेते हैं। अगर हमको दिक्कत होगा तो इन दोनों बंदे से हम पूछेंगे। चलिए, अभी आते हैं, फालतू का समय बर्बाद नहीं करते हैं। सी सी एस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981। तो जैसे कोई भी रूल हम लोग शुरू करते हैं तो उस रूल में शुरू हमारा रूल नंबर 1 सभी लोग जानते हैं, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसका तो अगर रूल नंबर 1 हम आएंगे तो इस रूल नंबर 1 में क्या बताया गया। इसके रूल नंबर 1 में बताया गया है शॉर्ट टाइटल ऑन एंड कमेंसमेंट। एक मिनट वेट करिए। सी सी एस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981 पीडीएफ। चलिए, इसको भी थोड़ा डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग बगल में, अगर कभी ज़रूरत रहेगा। एक मिनट प्लीज़ वेट करिए। है भाई, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি কি একটু ভালো আছিস তুই? আচ্ছা, এই কে বলছি, শোন না, রাত্রে কল করবো তোর একটু পরে, একটা কাজ করছিলাম। আর্জেন্ট কিছু কি বল না। আচ্ছা, তাহলে আমি তোর রাত্রিবেলায় ফোন করছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে ভাই, চল, সাবধানে থাকিস। টাটা। तो ये रूल जो आपको दिख नहीं रहा है पर हम खोल के रखे हैं, ये आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल का ओरिजिनल है, बेयर एक्ट, बेयर रूल है। और इस रूल को अगर हम टोटल देखेंगे पूरा, अगर हम इसको समराइज करने का प्रयास करें तो टोटल हमको यहाँ पे 34 रूल्स मिलेगा। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स अगर हम देखेंगे तो टोटल आपका 34 रूल हमको इस पूरे रूल में देखने को मिलेगा। ठीक है, सवाल पूछने का चांसेस बहुत कम है। अच्छा, दिख रहा है ना स्क्रीन, वेरी गुड। चलिए, तो ये 34 रूल्स है, एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। तो पहला रूल जो है, इस 34 रूल टोटल इसके भीतर है,
जिसके भीतर रूल 1 हमको बताता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में। ठीक है, देखिए शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट या एप्लीकेशन इसके भीतर नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट दिया गया पर एप्लीकेशन इसके भीतर नहीं है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो कौन सा रूल में है, कोई बताइएगा। सीसीएस कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल का जो एप्लीकेशन है ये कौन सा रूल में बताया गया, कौन सा रूल में बताया गया? रंजना, वेरी गुड दीपंकर। इसका रूल नंबर 2 जो है, रूल नंबर 2 जो है ये आपका एप्लीकेशन बताता है। तो फर्स्ट रूल जो है शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट बताता है, जिसमें क्या बोला गया कि दिस रूल हैज़ कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1981। तो ये रूल आपका लागू कब से हुआ है? तो 1 जुलाई 1981 से ये रूल हमारा लागू हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग रूल 2, जहां पे बताया गया एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या बोला गया? बोला गया दिस रूल शैल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31/12/2003, है ना, and who may be entitled to or have been authorized by any class of pension referred to in the chapter 5 of CCS पेंशन रूल 2021। तो लास्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो क्या था? वो था CCS पेंशन रूल 2021। CCS पेंशन रूल की 2021 के चैप्टर 5 अगर हम देखते हैं तो चैप्टर 5 में क्या बताया गया था, किसी को याद है? एक मिनट प्लीज वेट कीजिए। चैप्टर 5 में क्या बताया गया था बताइए, याद करके देखिए। चैप्टर 5 कौन सा रूल से कौन सा रूल तक था? चैप्टर 5 कौन सा रूल से कौन सा रूल तक था, किसी को याद है? चलिए भूल गए हैं। चैप्टर 5 जो था ये था क्लासेस ऑफ पेंशन। देखिए आपको वो समझने का जरूरत नहीं है, यहां से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि एनी क्लास ऑफ पेंशन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशन जो है उसके भीतर किसी भी क्लास का पेंशन के लिए अगर कोई ऑथोराइज्ड होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल जो है वो आपका लागू हो सकता है ना। तो दिस रूल शैल अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन अपॉइंटेड, कब अपॉइंटमेंट हुआ? ऑन और बिफोर 31/12/2003 से पहले या फिर 31/12/2003 तक जिस गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किया, जिनके ऊपर सीसीएस पेंशन रूल 2021 आपका लागू होता है और किसी ना किसी प्रकार का पेंशन जिसके बारे में चैप्टर 5 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021 में बताया गया, तो उस व्यक्ति के ऊपर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल भी लागू होगा। याद करके देखिए, हम लोग जब पेंशन रूल देखे थे वहां पे हम लोग देखे थे डिफरेंट प्रकार के पेंशन। हमको कुछ नाम बताइए, जैसे पहला था सुपर एनुएशन पेंशन, कौन सा रूल में बताया गया था बताइए? सुपर एनुएशन पेंशन कहाँ पे बताया गया था? वेरी गुड, सुपर एनुएशन पेंशन कहाँ पे बताया गया था? रूल नंबर 33 में बताया गया था। फिर हम लोग देखे थे रिटायरिंग पेंशन, कहाँ पे बताया गया था? रूल 34 में बताया गया था, है ना। फिर हम लोग क्या देखे थे और इम्पोर्टेंट पेंशन, अगर हम बात करें, कुछ छोटा मोटा पेंशन तो था ही, फिर अगर हम लोग और इम्पोर्टेंट पेंशन का बात करें तो उसके भीतर आ जाता है आपका इनवैलिड पेंशन, कहाँ पे बताया गया था? रूल नंबर 39 में। फिर हम लोग क्या देखे थे? कंपलसरी, याद करके देखिए, कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन कहाँ पे बताया गया था? रूल 40 में बताया गया था। एक आपका अलाउंस हुआ करता था, वो भी टाइप ऑफ पेंशन के भीतर आता है ना, कंपैशनेट अलाउंस, है ना। ये कहाँ पे बताया गया था? रूल 41 में बताया गया था। और अगर हम इंपॉर्टेंट के भीतर आए तो और कौन सा भीतर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा? और टाइप्स ऑफ पेंशन के भीतर, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये जो डिफरेंट प्रकार का पेंशन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। चलिए, फैमिली पेंशन तो आपका बाद में आ जाएगा, उसको टाइप्स ऑफ पेंशन के भीतर हम लोग नहीं लेंगे, बट इसके अलावा फैमिली पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया? ये रूल नंबर हम लोगों को पूछा जाता है, बताइए कौन सा रूल में बताया गया था फैमिली पेंशन के बारे में? रूल 50 के। वेरी गुड, चलिए, तो रूल 50, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशन है। इस डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन के भीतर किसी भी प्रकार का पेंशन
जिसके ऊपर लागू हो रहा है, जिस बंदे का अपॉइंटमेंट 31/12/2003 तक हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में, तो उन लोगों को बोला जाता है कि भाई उनके ऊपर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल जो है ये आपका एप्लीकेबल होगा। तो ये गया मेरे एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के बाद हम आते हैं डेफिनेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद हम आ जाते हैं डेफिनेशन में। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे जैसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया गया है एप्लीकेंट को, पहले डिफाइंड किया एप्लीकेंट को, क्या बताया जा रहा है देखिए। बोला जी एप्लीकेंट मीन्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट who applies for commutation of a percentage of pension in the prescribed form। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को एप्लीकेशन करना है कम्यूटेशन के लिए, तो उनको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यूज करना रहेगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उनको आवेदन करना रहेगा। और वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना जो पेंशन है उस पेंशन का सर्टेन परसेंटेज को वो कम्यूट कर सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेंट हम किसको बोलेंगे, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर कर चुका है, तो एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, और दिस इंक्लूड्स ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने अप्लाई किया किसके लिए, कम्यूटेशन के लिए। किसको कम्यूट करना है, पेंशन का सर्टेन परसेंटेज को कम्यूट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा बोला जा रहा है जो ये आवेदन करेगा उसको बोला जाएगा एप्लीकेंट। अब आते हैं हम लोग चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी क्या बोला जा रहा है देखिए। बोला जा रहा है मीन्स ए मेडिकल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटोरी एज रेफर्ड, है ना। तो डेफिनेशन में यहाँ पे बताया गया चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी किसको बोला जाएगा, तो बोला जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटोरी में जो मेडिकल अथॉरिटी है उनको आप यहाँ पे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी के डेफिनेशन में हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, इसका रूल नंबर आपको कभी भी सवाल में पूछा जा सकता है ना। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी हम लोग देखे थे, ग्रेचुइटी के बारे में कौन सा रूल में बताया गया था, रूल 45 में बताया गया था, जहाँ पे हमने रिटायरमेंट ग्रेचुइटी देखा था, हमने डेथ ग्रेचुइटी देखा था, हमने रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी देखा था, है ना। तो बोला जी रिटायरमेंट ग्रेचुइटी क्या होगा, तो बोला जी रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मीन्स ग्रेचुइटी पेबल अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 45 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021। तो पेंशन रूल 2021 के रूल 45 के सब रूल 1 में जिस ग्रेचुइटी के बारे में बताया गया था उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, है ना। अब यहाँ पे हमको बताइए किसी एक व्यक्ति का जो आपका ग्रेचुइटी होता है, एमोलूमेंट्स का मैक्सिमम कितना टाइम ग्रेचुइटी हो सकता है, फटाफट से बताइए एमोलूमेंट्स का मैक्सिमम कितना टाइम ग्रेचुइटी हो सकता है। वेरी गुड उपाध्याय जी, रवि जी 33 टाइम्स नहीं है, हाँ 33/2, वेरी गुड 33/2 आप बोल सकते हैं, 16.5 बेसिकली। तो मैक्सिमम 16.5 टाइम्स जो है वो आपका ये ग्रेचुइटी हो सकता है, हम लोग देखे हुए थे, है ना। आगे आते हैं, आप जो 33 टाइम्स बोल रहे थे वो कौन सा केस में, देखिए ग्रेचुइटी में हम लोग टाइप देखे थे ना, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, डेथ ग्रेचुइटी। तो अगर हम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का बात करें तो दिस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी में भी 62.5 टाइम्स, है ना, 16.5 टाइम्स, यानी कि 16.5 टाइम्स ऑफ द एमोलूमेंट्स हो सकता है। बट अगर इन केस ऑफ डेथ, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है तो मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है बताइए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वेरी गुड रोहन जी, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैक्सिमम 33 टाइम्स हो सकता है। अच्छा बताइए कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हुआ है विद इन 1 ईयर ऑफ सर्विस, सर्विस में ज्वाइन करने के 1 साल के भीतर ही उनका डेथ हो चुका है, ठीक है। तो एमोलूमेंट्स का कितना टाइम्स उसके फैमिली को डेथ ग्रेचुइटी मिलेगा, वेरी गुड 2 टाइम्स जो है उसके फैमिली को डेथ ग्रेचुइटी आपका मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी क्या हम लोग देखा। अब बोला जा रहा है मेडिकल अथॉरिटी को यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है।
तो मेडिकल अथॉरिटी मीन्स मेडिकल अथॉरिटी रेफर्ड टू अंडर रूल 22। तो बोला जा रहा है रूल 22 में जिसको मेडिकल अथॉरिटी बोला गया, बेसिकली वही हमारा मेडिकल अथॉरिटी होगा। अब ये रूल 22 मतलब कौन सा रूल का? ये सीसीएस पेंशन रूल का नहीं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल का रूल 22 के बारे में बताया जा रहा था, इसको ध्यान रखना है। रूल 22 ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981, है ना। तो इसका जो रूल नंबर 22 है, उस रूल नंबर 22 में मेडिकल अथॉरिटी को डिफाइन किया गया। तो वही बात बताया जा रहा है, मेडिकल अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी रिफर्ड इन रूल 22। ठीक है, ये हमको सबसे ज़्यादा घटिया अप्रोच लगता है, जहाँ पे किसी डेफिनेशन जब पूछा जाता है खाली बोल देता है यहाँ बताया गया वहाँ बताया गया। भाई अच्छे से बता दो, काम ख़त्म करो, खाली इधर उधर, है ना। ये आपका थोड़ा सा बैंक में जब हम लोग कोई जाते हैं ना, बोले जब इस काउंटर में जाते हैं तो बोलते हैं नहीं वो काउंटर पे जाओ, वो काउंटर पे जाते हैं तो बोलते हैं उस काउंटर पे जाओ। तो उस टाइप का हमको लगता है ये सारा रूल का जो फॉर्मेशन है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे किसको डिफाइन किया गया? तो बोला जा रहा है आगे यहाँ पे डिफाइन किया गया पेंशन क्या चीज़ है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल हम देखते हैं, तो पेंशन क्या है? तो बोला जा रहा है पेंशन मीन्स एनी क्लास ऑफ पेंशन। फिर से आपका बताया जाएगा एनी क्लास ऑफ पेंशन, तो कौन सा चैप्टर में पेंशन रूल का, सीसीएस पेंशन रूल 2021 के कौन सा चैप्टर में टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन के बारे में बताया गया? फटाफट बताइए हमको, कौन सा चैप्टर में? बिल्कुल चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 में बताया गया टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन के बारे में, है ना। तो पेंशन मीन एनी क्लास ऑफ पेंशन इंक्लूडिंग कंपेशनेट अलावेंस। देखिए जो हम बता रहे थे ना आप लोगों को कि कंपेशनेट अलावेंस भी एक प्रकार का पेंशन ही है। कौन सा जगह पे, कौन सा रूल पे कंपेशनेट अलावेंस के बारे में बताया गया? बताइए फटाफट से, कौन सा जगह पे बताइए कंपेशनेट अलावेंस के बारे में बताया गया? रूल नंबर 41 था। बाकी लोग बताइए, कंफर्म करिए, रूल नंबर 41 था या नहीं था, कुछ और था? सीताराम जी, कंपेशनेट अलावेंस रूल नंबर, वेरी गुड, रूल नंबर 41 जो है उसमें बताया गया कंपेशनेट अलावेंस के बारे में, है ना। तो रूल 41, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट रूल था रूल 40, इसमें क्या बताया गया था, कोई हमको बताइएगा? रूल 40 में क्या बताया गया था, याद है किसी को? कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, है ना, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, इसके बारे में आपका बताया गया था। कहाँ पे? रूल 40 में बताया गया था। रूल 41 में क्या है? कंपेशनेट अलाउंस के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम लोग पेंशन रूल्स। तो पेंशन को डिफाइन, अब आता है पेंशन रूल्स। तो पेंशन रूल का मतलब सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। अब आते हैं हम लोग प्रोविजनल पेंशन। तो प्रोविजनल पेंशन मीन्स पेंशन रिफर्ड अंडर रूल 8 एंड रूल 62 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021। याद करके देखिए, रूल 8 और रूल 62, इसमें बताया गया आपका प्रोविजनल पेंशन के बारे में। रूल 8 में जब आते हैं तो हम लोग प्रेसिडेंट का सैंक्शंस के बारे में भी देखते हैं, है ना। और रूल 62 जब हम देखते हैं तो रूल 62 बताता है प्रोविजनल पेंशन फॉर रीजन्स अदर देन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, है ना। तो रूल 62 क्या बताता है? प्रोविजनल पेंशन फॉर रीजन अदर देन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, इसके प्रति ध्यान नहीं देना। अरे ठीक है, तो क्या हुआ? रूल 62 हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है प्रोविजनल पेंशन के बारे में अदर देन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग के। और जब रूल 8 हम लोग देखे हुए थे, तो रूल 8 में हम लोग क्या देखे थे? रूल 8 हम लोग को बताता था राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड और विथड्रॉ पेंशन। इस रूल पे भी प्रोविजनल पेंशन के बारे में बताया गया। तो बेसिकली प्रोविजनल पेंशन के बारे में दो रूल है जिसमें आपका पर्टिकुलरली इसके ऊपर डिस्कशन किया गया सीसीएस पेंशन रूल का। एक है रूल नंबर 8 और एक है रूल नंबर 62। ये दोनों को हम लोगों को याद रखना है, एग्जाम पे कभी भी
पूछ सकता है। फिर डिफाइन किया गया टेबल। टेबल मतलब टेबल जो इस रूल में अपेंड किया गया, सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल में जो टेबल को आपका दिया गया, बेसिकली इसमें कौन सा टेबल के बारे में बताता है, तो जब आप कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल को देखिएगा, इसके लास्ट में आ जाइए आप, इसके आ जाइए एकदम लास्ट में, तो ये देखिए एक टेबल आपको दिख रहा है जहाँ पे क्या बताया गया है, कम्यूटेशन फैक्टर टेबल। तो एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, अगला जन्मदिन में किसी का कितना एज होने वाला है, उसके आधार पे कम्यूटेशन का फैक्टर जो है वो आपका दिया गया है। ठीक है, तो कम्यूटेशन का फैक्टर उसके आधार पे दिया गया है। अब इस टेबल को हम लोग यहाँ पे एज टेबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बात है नहीं, तो अरे कहाँ गया उसे ढूंढो, आ जाए। तो यहाँ तक हमारा हो गया, रूल 3 तक हम लोग देख लिए। तो बताइए हमको अभी फटाफट से, रूल 1 में हम लोग क्या देखे थे, रूल 1 में हम लोग क्या देखे थे, रूल 1 में क्या देखे थे, फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट डेफिनेशन। सर हम नहीं खाएंगे आज, नहीं खाएंगे आज, खा के आए हैं बाहर से। फिर आता है हमारा डेफिनेशन। सीताराम जी पिटाई खाइएगा, डेफिनेशन रूल 2 में नहीं है, डेफिनेशन रूल 3 में है ना। रूल 2 में क्या बताया गया, सीताराम जी बताइए फटाफट से, अपना दिमाग को अप्लाई करिए। रूल 2 में क्या बताया गया था, एप्लीकेशन के बारे में बताया गया था, वेरी गुड। तो रूल 2 बताता था एप्लीकेशन के बारे में, रूल 3 बताता है डेफिनेशन के बारे में। तो 1 2 3 हम लोग देख लिया। अब आते हैं हम लोग रूल 4, जहाँ पे बताया गया रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ठीक है, रूल 4 क्या बताता है, रूल 4 हमको बताता है रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। क्या बता रहा है, चलिए देख लेते हैं। बोला जा रहा है नो गवर्नमेंट सर्वेंट, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एलिजिबल फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अगेंस्ट whom डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है ना, उनको हम लोग कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है इसका अधिकार नहीं दिया जाएगा, है ना। और डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग जब चलता है तो उसके बारे में हम लोग कहाँ पे देखे हैं, तो बोला जा रहा है रूल 8 ऑफ पेंशन रूल, जहाँ पे प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया गया है टू विथहोल्ड द पेंशन, विथड्रॉ द पेंशन। तो वहाँ पे ही हमारा इस डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग रहेगा, उस केस में क्या होगा इसके बारे में बताया गया था। अदर देन केस में हम लोग कहाँ पे देखे थे, जहाँ पे डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं रहेगा, कौन सा रूल में बताया गया था, प्रोविजनल पेंशन के बारे में एक बार बता दीजिए। अदर देन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीड्योर इज पेंडिंग, रूल 62 में बताया गया था। अब बोला जा रहा है whom द प्रोविजनल पेंशन ऑथराइज्ड अंडर रूल 8 ऑफ पेंशन रूल्स और पेंशन, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रूल 8 के तहत अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोविजनल पेंशन ऑथराइज किया गया क्योंकि उनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल या जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है ना, तो जब तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम क्या कर रहे हैं, उसको फाइनल पेंशन नहीं दे पा रहे, तो हम उसको कौन सा पेंशन देंगे, उनको हम प्रोविजनल पेंशन देंगे। तो बोला जा रहा है जिसको हम प्रोविजनल पेंशन देंगे उनको हम कम्यूट करने का अधिकार नहीं देंगे, है ना। तो ये बात, ये क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है। तो कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया, रूल 4 में रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया, जहाँ पे क्या बोला गया, बोला गया किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है और इस डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग ये सब के कारण जिनको प्रोविजनल पेंशन ऑथोराइज किया गया उनको हम कम्यूट करने नहीं देंगे। क्लियर है, ये हमारा गया रूल 4। अब आते हैं हम लोग रूल 5। रूल 5 में क्या बताया जा रहा है, रूल 5 हमको बताता है लिमिट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। यहाँ से आपके एग्जाम पे 2 सवाल पूछेगा, एक परसेंटेज, दूसरा कब से लागू हुआ। एक हो गया परसेंटेज, दूसरा हो गया कब से लागू हुआ। आपके एग्जाम पे बहुत सारा जगह पे ना डेट पूछा जाता है, तो इस डेट को थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा, ठीक है, डेट को थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको भूलना नहीं है। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कम्यूट फॉर ए लमसम पेमेंट ऑफ अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 40% ऑफ हिज पेंशन, है ना। तो कम्यूट करने के लिए मैक्सिमम परसेंटेज कितना बोला गया,
कितना अमाउंट को वो कम्यूट कर सकता है, तो बोला जी गवर्नमेंट सर्वेंट मैक्सिमम 40% ऑफ द पेंशन जो है उसको वो आपका कम्यूट कर सकता है। कैसे कैलकुलेट होगा कम्यूटेशन का वैल्यू वगैरह ये सारा चीज हम लोग बाद में देखेंगे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कम्यूट ए लमसम पेमेंट, ए लमसम पेमेंट ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 40%। तो ये हमको पूछा जाता है कि मैक्सिमम कम्यूटेशन वैल्यू जो है 40% कब से किया गया है ना, और कभी कभी पूछा जाता है कि मैक्सिमम कम्यूटेशन का जो वैल्यू है उसका परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज कितना है 40%। कब से है, 1/1/1996 से। 1 जनवरी 1996 इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ था श्रीलंका के साथ, सेमीफाइनल में हार गया था, सचिन तेंदुलकर ने आपका हाफ सेंचुरी किया था। तो उस साल से आपका इस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है ना उसको 40% कर दिया गया। देखा इंडिया हार गया है, बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ, इसलिए कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है उसको 40% में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब आगे आते हैं हम लोग, in an application for commutation in form 1 or form on a, है ना, in case of in an application in the commutation in form 1 or form 1a as per the pension rule 2021 item 5 tick on the form 6 with pension paper, form 2 as the case may be, an application shall indicate the fraction which he desires to commute and may either indicate the maximum limit of pension, such lower limit as the case may be। चलिए एक बार हम लोग इसको यहाँ से देख लेते हैं ना, कहाँ से देख ले इसको, इधर से नहीं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहाँ गया, डेफिनेशन हम लोग देख लिए, टेबल हम लोग देख लिए, रेस्ट्रिक्शन हम लोग देख लिए। क्या बोला जा रहा है, एन एप्लीकेशन फॉर कम्युनिकेशन इन फॉर्म 1 और फॉर्म ऑन ए और फॉर्म 2। तो बेसिकली 3 प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पे बताया गया। आगे हम लोग देख लेंगे कौन सा समय पे हमको फॉर्म 1 में एप्लीकेशन करना होगा, कब हमको फॉर्म 1A में एप्लीकेशन करना होगा, कब हमको फॉर्म 2 में एप्लीकेशन करना होगा। तो चाहे हम जिसमें भी अप्लाई करें, as the case may be, the applicant shall indicate the fraction of pension which he desires to commute and may either indicate the maximum limit of 40% of pension or such lower limit as he desires to commute। तो फंडा कुछ नहीं है, आसान सा चीज़ है। बोला कि भैया तुम आवेदन करोगे आइदर इन फॉर्म 1 और इन फॉर्म 1A और इन फॉर्म 2। तो तुम जिसमें भी आवेदन कर रहे हो, कौन सा केस में क्या होगा आगे हम लोग देखेंगे, अभी चिंता करने का कुछ है नहीं। तुम मैक्सिमम कितना आवेदन कर सकते हो, तो मैक्सिमम कम्यूट 40% कर सकते हो, मैक्सिमम 40% के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप 40% कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं हमको 30% ही कम्यूट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। तो जो भी अमाउंट आप कम्यूट करना चाहते हैं उसको आपको एंट्री करना रहेगा, उस अमाउंट को आपको इंडिकेट करना रहेगा, उस फ्रैक्शन ऑफ पेंशन को आपको बताना रहेगा कि हाँ हम इतना अमाउंट जो है, इतना परसेंटेज जो है इसको हम कम्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, बोला जी द अमाउंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एज फाइनली कैलकुलेटेड शुड बी राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट हायर रुपीज। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इधर आपका ध्यान देना है कि जब भी हमारा कम्यूटेशन वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, जब फाइनल कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कम्यूटेशन फैक्टर, है ना, जो बर्थ मैंने डेट ऑफ बर्थ है उस एप्लीकेंट का, तो ये सारा चीज़ देखने के बाद जब हम कम्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, कम्यूटेशन वैल्यू को, तो अमाउंट को नेक्स्ट हायर रुपीज़ में राउंड ऑफ किया जाएगा। ठीक है, कम्यूटेड वैल्यू जो रहेगा दैट शैल बी राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट हायर रुपीज़। तो आपको सवाल पूछ सकता है, मान लीजिए किसी का कम्यूटेशन का अमाउंट हो रहा है आपका 10,02,01 रुपया 20 पैसा, तो हम कितना वैल्यू कम्यूट करने का अधिकार उनको देंगे, कितना अमाउंट आपका कम्यूट किया जाएगा, फटाफट एक बार बताइए पब्लिक चैट में।
कितना अमाउंट कम्यूट करने दीजिएगा, 10 हमने कितना बोला, 10,02,01 रुपया है ना, 10,02,01 रुपया 20 पैसा। अगर किसी को आपका कम्यूटेशन वैल्यू आता है तो कितना करने दिया जाएगा, 201 होगा या 202 होगा, बस हमको इतना बताइए। वेरी गुड रोहन जी, इसको याद रखना है, 0.20 है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि 50 से नीचे है तो उसको हटा देना है। बट ये हमको ये नहीं बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है द अमाउंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एज फाइनली कैलकुलेटेड शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपीज। इसको नेक्स्ट हायर रुपीज में राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। वेरी गुड सत्येंद्र जी, अपर्णा जी, रोहन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 6। तो आप एक बात बताइए हमको, कभी भी आपको एग्जाम पे सवाल पूछ सकता है। सवाल क्या हो सकता है, लिमिट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रूल नंबर भी आपका पूछा जा सकता है। लिमिट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कितना है, कौन सा रूल में बताया गया है। लिमिट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है, इसको कौन सा रूल में बताया गया, ये रूल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। रूल नंबर 5 में इसके बारे में आपका बताया गया है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 6, जहां पे बताया गया कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बिकम्स एब्सोल्यूट। जब कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है एब्सोल्यूट होता है, क्या होगा, फंडा क्या है, चलिए देख लेते हैं। द कम्यूटेशन ऑफ पेंशन शैल बिकम एब्सोल्यूट इन द केस ऑफ एन एप्लीकेंट on the date on which the application form 1 is received by the head of office। तो ये कम्यूटेशन कब से आपका लागू हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, तो बोला जा रहा है जिस डेट में एप्लीकेशन फॉर्म जो है हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा रिसीव किया जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, आपका एब्सोल्यूट कब से होगा, तो द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 इज रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन रिसीव किया जाएगा उस दिन ये आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। फिर सेकेंड केस क्या होता है, बोला जा रहा है द डेट ऑन विच द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायरमेंट हुआ है उसके अगले दिन से यह आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा, है ना। तो दो केस देखा। तीसरा केस क्या है, बोला जा रहा है ऑन द डेट ऑन विच मेडिकल अथॉरिटी साइंस द मेडिकल रिपोर्ट इन पार्ट 3 ऑफ फॉर्म 4, है ना। जिस दिन मेडिकल अथॉरिटी फॉर्म 4 के पार्ट 3 में अपना साइन करेगा, है ना। देखिएगा आगे हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन का भी रोल है ना। तो किसी सर्टेन केस में जब मेडिकल अथॉरिटी को, जैसे मान लीजिए किसी को इनवैलिड पेंशन दिया जा रहा है और वो बंदा जो है कम्यूट करवाना चाहता है, तो बिना मेडिकल एग्जाम का आप तो उसका वैल्यू को कम्यूट नहीं करवा सकते, है ना। तो बोला जा रहा है अगर मेडिकल अथॉरिटी साइन कर रहा है फॉर्म 4 का पार्ट 3 में, तो जिस दिन द डेट ऑन विच द मेडिकल अथॉरिटी साइंस द मेडिकल रिपोर्ट। देखिए आपके एग्जाम पे यहां से एक सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। यहां पे दो केस था जहां पे हमने देखा डेट ऑन विच, और एक केस था जहां पे हमने देखे डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो बेसिकली हमने क्या देखा, एक केस जहां पे देखा हमने कि हेड ऑफ ऑफिस। चलिए एक काम करते हैं हम लोग पहले एक बार फॉर्म 1 को देख लेते हैं अपने आंखों से, है ना। कभी कभी हम लोग जब देख लेते हैं तो थोड़ा सा याद रखने में आसानी होता है। तो ये है मेरा फॉर्म 1, ये है मेरा फॉर्म 1। फॉर्म 1 क्या बता रहा है, ये क्या चीज़ है, तो बोला जी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो हम बोले थे ना आप लोगों को, हमको देखना है कि भाई कौन सा चीज़ में क्या बताया गया। तो फॉर्म 1 क्या बताता है, बोला जा रहा है विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन, जब बिना मेडिकल एग्जामिनेशन का हम कम्यूट करवा सकते हैं। कंडीशन सारा हम लोग आगे आएंगे, है ना। सारा चीज़ रूल में हमारा बताया गया है, बस आप अभी ये याद रख लीजिए, जहाँ पे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन का आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे हम आवेदन करते हैं किसमें, वहाँ पे हम फॉर्म 1 में अप्लाई करते हैं कम्यूटेशन करने के लिए। क्लियर है, तो ये गया मेरा फॉर्म 1। अब आगे आते हैं फॉर्म 1 का पार्ट 2, फॉर्म 1A। अब हम लोग दूसरा एक केस देखे थे जहाँ पे बोला जा रहा है हमको आवेदन करना पड़ रहा था फॉर्म 1A में। ये क्या चीज़ है,
बोला जी फॉर्म फॉर एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन of superannuation pension without medical examination when the applicant desires that the payment of commuted value of pension should be authorized through पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जब वो चाहता है कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर के साथ ही इसको ऑथोराइज करवाएगा तो वहां पे उनको ये आवेदन करना रहता है। तो 1 और 1A दोनों आपका विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन ही है, ठीक है। अब ये गया ऑन ए। उसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्म 2। फॉर्म 2 हमको क्या बता रहा है, तो देखिए फॉर्म 2 में बताया जा रहा है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फॉर्म 2 क्या है, कम्यूटेशन ऑफ फॉर्म में पेंशन। दिख रहा है सर। अच्छा नहीं दिख रहा है ना आपको, अरे जी। एक मिनट चलिए रुकिए। चलिए अब दिख रहा है ना, ये है, देखिए ये सारा मैं ये रूल को भी आपको शेयर कर दूंगा, है ना। ये आपका बेयर रूल है। फॉर्म 1 हमने देखा था, है ना, जहाँ पे बोला गया कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पहले हमारा था फॉर्म 1 मतलब कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर्म 1A हम लोग देखा। फॉर्म 1A में क्या बताया गया, जहाँ पे बोला जा रहा है कि पीपीओ के साथ ही कम्यूटेड वैल्यू जो है वो आएगा। तो फॉर्म 1 ऑफ एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सुपरएनुएशन पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन व्हेन द एप्लीकेंट डिजायर्स दैट पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन शुड बी ऑथोराइज्ड थ्रू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर। जब ये चाहता है कि पीपीओ के साथ पेंशन पेमेंट ऑर्डर के साथ ही मेरा इसको आपका क्या कर दिया जाए, इसको आपका ऑथोराइज कर दिया जाए, तो उनको आवेदन करना रहता है आपका फॉर्म 1A में। तो फॉर्म 1 हमने देखा, फॉर्म 1A हमने देखा। अब आता है फॉर्म 2। फॉर्म 2 क्या बताता है, तो बोला जा रहा है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना। तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको अप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म 2 में एप्लीकेशन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये गया हमारा फॉर्म 2। इसके अलावा हमने क्या देखे थे, आगे आते हैं हम लोग। अब एक देखना था हमको फॉर्म 4, ये वाला चीज हमको देखना था। चलिए हम लोग देख लेते हैं फॉर्म 4 क्या है। फॉर्म 3, फॉर्म 3 में क्या है, फॉर्म ऑफ लेटर फॉर चीफ मेडिकल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ देखिए ये है मेरा फॉर्म 4। किसके द्वारा फिलअप किया जा रहा है, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन बाय, मेडिकल एग्जामिनेशन किसने किया। तो हमने यहाँ पे जब हम रूल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे बताया गया ऑन द डेट ऑन विच मेडिकल अथॉरिटी साइंस पार्ट 3 ऑफ फॉर्म 4। तो ये हो गया मेरा फॉर्म 4। इसका पार्ट 3 पे आप आ जाओ, इसका पार्ट 3 पे आ जाइए। तो ये है पार्ट 3। पार्ट 3 क्या बता रहा है, सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन ऑफ एग्जामिनिंग मेडिकल अथॉरिटी, जहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी का सिग्नेचर जो है वो मैंडेटरी हो जाता है ना। तो ये कुछ फॉर्म है जो हमने यहाँ पे देखा। मैं एक काम करूँगा, आप लोगों को इसका एक समरी भी दे दिया जाएगा, जहाँ पे एक ही जगह पे जो डिफरेंट फॉर्म यूज़ किया गया उसका नंबर रहेगा, ताकि आप लोगों को आसानी थोड़ा हो जाए एक बार में उसको देख लेने के लिए। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने देखा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कब एब्सोल्यूट होता है। तो कम्यूटेशन कब से एब्सोल्यूट होता है, तो यहाँ पे मैं 3 केस देखा। यहाँ पे हमने 3 केस देखा। क्या क्या केस था, तो एक पहला जहाँ पे हमारा अप्लाई किया गया था फॉर्म 1 में, है ना। तो वहाँ पे क्या बोला गया था, फॉर्म 1 जिस दिन हेड ऑफ ऑफिस के पास रिसीव होगा। फॉर्म 1 में जब अप्लाई किया गया तो डेट ऑन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस, जिस दिन आपका रिसीव हुआ उसी दिन से डेट ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो है वो एब्सोल्यूट होगा। फिर आता है आपका रिटायरमेंट के केस में, फिर आता है रिटायरमेंट के केस में। रिटायरमेंट के केस में रिटायरमेंट के दिन एब्सोल्यूट नहीं होगा, अगले दिन एब्सोल्यूट होगा, फ्रॉम फॉलोइंग डे, है ना, फॉलोइंग डे ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट का अगला दिन जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा।
फिर तीसरा केस हम लोग क्या देखा, तीसरा केस देखा जहां पे मेडिकल अथॉरिटी साइन कर रहा है ना। तो मेडिकल अथॉरिटी जब साइन करेगा, जिस दिन साइन करेगा सेम डे ये आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो तीन केस याद रहेगा, जहां पे विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था, हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा सैंक्शन किया जा रहा था, तो सेम डे में ही वो आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। रिटायरमेंट के केस में अगले दिन एब्सोल्यूट हो जाएगा। और इन केस ऑफ मेडिकल अथॉरिटी का जहाँ पे ऑथराइजेशन चाहिए, जहाँ पे उनको फॉर्म 4 में अप्लाई करना पड़ता है, मेडिकल अथॉरिटी को उसके पार्ट 3 में साइन करना रहता है, तो जिस दिन साइन करेगा उसी दिन से वो आपका एब्सोल्यूट बन जाएगा, ठीक है, मतलब इफेक्टिव हो जाएगा। आगे आते हैं, बोला जा रहा है प्रोवाइडेड दैट in case of an applicant who is drawing his pension from a treasury or account officer, the reduction of the amount of pension on account of commutation shall be operative from the date of receipt of the commuted value of pension or at the end of 3 months after the issue of authority by the account officer for the payment of commuted value of pension whichever is earlier। इन दोनों में जो पहले होगा उस दिन से आपका इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है और एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख रहे थे कहाँ पे, रूल नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, इन केस एन एप्लीकेंट हु इज ड्रॉइंग ए पेंशन फ्रॉम ए ट्रेजरी और अकाउंट ऑफिसर। तो कोई हमारा एक एप्लीकेंट है, मतलब पेंशनर है, बेसिकली हम बोल सकते हैं रिटायर्ड या रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट है ना। तो कोई एक एप्लीकेंट है जो पेंशन ड्रॉ कर रहा था, वो इज ड्रॉइंग पेंशन, मतलब ऑलरेडी रिटायरमेंट हो चुका है। कहाँ से, आइदर फ्रॉम ट्रेजरी और फ्रॉम द अकाउंट ऑफिसर। द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन। अब देखिए, जब हम कोई सर्टेन अमाउंट को कम्यूट करते हैं तो कहाँ से कम्यूट कर रहे हैं, मेरा पेंशन था वहाँ से कम्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा 1,000 रुपये पेंशन था, है ना, मैंने क्या किया 40% कम्यूट कर दिया। तो 1,000 का 40% अगर आप कर देते हैं तो होता है 400 रुपये। तो 400 रुपये मेरा कटा गया, बच गया कितना, 600 रुपया, है ना। तो बोला जा रहा है कि द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन शैल बी ऑपरेटिव। कब से ऑपरेटिव होगा, कब से लागू होगा, मैंने कम्यूटेशन के लिए बोला था, पर वो अकाउंट ऑफिसर के द्वारा ऑथोराइज नहीं किया गया, है ना। मैंने एप्लीकेशन दिया, ऑथोराइज नहीं हुआ। मान लीजिए इनवैलिड पेंशन का केस था, जहां पे मेडिकल अथॉरिटी का सिग्नेचर जब होगा, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर कर गया, अगले दिन से मान लीजिए एब्सोल्यूट हो जाता है। बट इन केस ऑफ इनवैलिड पेंशन, जहाँ पे हमको मेडिकल अथॉरिटी का सिग्नेचर चाहिए, है ना, मेडिकल अथॉरिटी सिग्नेचर कहाँ पे कर रहा था, फॉर्म 4 का पार्ट 3 में मेडिकल अथॉरिटी सिग्नेचर कर रहा था। जिस दिन सिग्नेचर किया उसी दिन से इफेक्टिव हुआ, बट सिग्नेचर किया बाद में, है ना। तो लागू कब से होगा, कब से मुझे कम पेंशन मिलेगा, तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है, कब से हमको कम पेंशन मिलेगा। कम्यूटेशन का मतलब कम्यूटेशन हो गया, हमको कम पेंशन मिलना चालू हो गया। तो बोला जा रहा है विल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। जिस दिन कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो है वो पेंशनर रिसीव करेगा, है ना, और एट द एंड ऑफ 3 months after the issue of the authority by the account officer for the payment of commuted value of pension whichever is earlier। तो अकाउंट ऑफिसर ने क्या किया, कम्यूटेशन वैल्यू को परमिट कर दिया, बट बंदा को पैसा मिला नहीं। तो बोला गया जिस दिन वो ये परमिशन दे देगा उसके बाद 1, 2, 3 महीना देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गया 3 महीना। दूसरा केस क्या हुआ, जिस दिन उनको कम्यूटेशन वैल्यू मिल गया। अब मान लीजिए 4 महीने बाद उनको कम्यूटेशन वैल्यू मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 महीना बाद ही उनको कम पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे केस को समझिए आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बताया जा रहा है कि जिस दिन आपका इसको ऑथोराइज किया गया बाय द अकाउंट ऑफिसर, उसके 3 महीने बाद, और जिस दिन कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन उसने रिसीव किया, इन दोनों के भीतर विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाएगा। तो अगर कम्यूटेशन वैल्यू 1 महीने बाद मिल गया तो वहां से ही कम अमाउंट में पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अगला 2 महीने इंतजार नहीं करेंगे। बट अगर हमको 4 महीने बाद
4 महीने बाद कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन ऑर्डर बाय द अकाउंट ऑफिसर, तो हमको 4 महीना नहीं 3 महीने के बाद से ही कम पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही बात हमारा यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग अगला पॉइंट में। क्या बोला जा रहा है? in whose case the commuted value of pension become payable on the day following the date of his retirement, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall be operative from its inception। देखिए अब ये हमने पहला केस क्या देखा? पहला केस हम लोग देखा एक्सेप्शन, है ना, ये एक्सेप्शन वाला केस जहाँ पे हमको कम्यूटेड वैल्यू जो है बाद में मिल रहा है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक लेके देखें। अब ये क्या है? ये आपका सुपर एनुएशन के केस में है, जहाँ पे सुपर एनुएशन हुआ, बंदा को पैसा फटाफट मिल गया, अगले दिन रिटायरमेंट के बाद ही सारा कुछ हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है? ऐसा केस में क्या होगा? तो बोला जा रहा है इन हुज केस द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बिकम पेएबल ऑन द डे फॉलोइंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। एक मिनट वेट करिए। इन हुज केस द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जब हम लोग रूल 6 के पॉइंट नंबर हम लोग जब देख रहे थे रूल 6 का कौन सा केस में एब्सोल्यूट कब कब होता है, तो वहाँ पे हम लोग सेकेंड केस सेकेंड सिनेरियो क्या देखे थे कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उसके अगला दिन जो होगा वहाँ से आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। ये हम लोग देखे हुए थे। तो बोला जा रहा है ऐसा केसेस में जहाँ पे जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उसके अगले दिन में ही आपका हमारा कम्यूटेशन वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट हो जाता है, तो उस केस में रिडक्शन कब से होगा? तो बोला जा रहा है भैया जी रिडक्शन शुरू से ही चालू हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से ही आपका ये रिडक्शन चालू हो जाएगा। यहाँ पे 2 महीना 3 महीना इंतजार करने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है? बोला जा रहा है इन केस एंड सर पहला पॉइंट किस है सर? पहला पॉइंट पहला बताइए। पॉइंट पहला ठीक है, पॉइंट थोड़ा हम लोग रिपीट कर यही वाला दीजिए। देखे ना, ये वाला हमने पहला पॉइंट देखे कौन सा केस में एब्सोल्यूट होगा हमने देखा, और उसके बाद कब कब हमको कब से ये 3 मंथ वाला सर। 3 मंथ वाला क्लियर नहीं हुआ? 3 मंथ वाला, 3 मंथ वाला में क्या बताया गया, चलिए हम समझते हैं इसको। बोला जा रहा है इन केस ऑफ एन एप्लीकेंट इज ड्रॉइंग ए पेंशन फ्रॉम पेंशन और ट्रेजरी, इस केस में अमाउंट ऑफ पेंशन अकाउंट कमीशन वैल्यू ऑपरेटिव क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? मान लीजिए कि कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिस गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रेजरी से या अकाउंट ऑफिसर से आपका पेंशन मिल रहा है, ठीक है, और ये पेंशन जो मिल रहा है अदर देन सुपरएनुएशन का केस, मतलब जब यहाँ पे हमने ये केस देखे थे ना, ये कौन सा केस देखे थे? डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, फॉलोइंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, इसके बाद से ही आपका एब्सोल्यूट हो जाता है। इस केस को आप छोड़ दीजिए, उदाहरण के तौर पे आप ये वाला केस लीजिए, ये आसान केस रहेगा आपको समझने के लिए। क्या बोला जा रहा है? जिस दिन मेडिकल अथॉरिटी फॉर्म 4 के पार्ट 3 में साइन करते हैं उस दिन से ही हमारा ये कम्यूटेशन ऑफ वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमारा जो अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर जो है उसने आज के डेट में ऑथोराइज किया। कब ऑथोराइज किया? 10/9/2024 में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 केसेस हो सकता है। अब मान लीजिए 10/9/2024 है, पर हमारा जो कम्यूटेशन वैल्यू जो है, कम्यूटेशन ऑफ वैल्यू जो है वो हमको कब मिला? तो कम्यूटेशन वैल्यू जो है वो मान लीजिए हमको मिला है कुछ दिन बाद, मान लीजिए 31/12/24, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ? अकाउंट ऑफिसर ने ऑथोराइज कब किया? 10/9/24 में। कम्यूटेशन वैल्यू हमको कब रिसीव हुआ, मतलब पेंशनर को कब रिसीव हुआ? 31/12/2024 में। अब 10/9/2024 के साथ अगर आप 3 महीना ऐड करिएगा तो कितना आता? ये आ जाता है आपका 10/12/2024, है ना। तो 3 महीना अगर हम करते तो 10/12/24 आ जाता।
अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है इन हुज केस, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन और द एंड ऑफ द 3 months आफ्टर द इशू ऑफ अथॉरिटी विच एवर इज अर्लियर। तो रिडक्शन कब से हमारा क्या होता है, देखिए कम्यूटेशन के केस में मान लीजिए हमने क्या बोला था कि हमको 10,000 रुपये, मान लीजिए हमको 20,000 रुपया जो है आपका पेंशन हो रहा था, ठीक है, 20,000 रुपये पेंशन हो रहा था। अब हमने कम्यूट कर दिया, कितना कम्यूट कर दिया, मान लीजिए मैंने 8,000 को हम कम्यूट कर दिया, तो एक्चुअली इन हैंड पेंशन आफ्टर द रिडक्शन कितना मिलेगा, आफ्टर रिडक्शन हमको कितना मिलेगा, तो 20,000 से 8,000 माइनस कर दीजिए, हमको 12,000 मिलेगा। अब ये बता रहा है हमको ये 12,000 करके पेंशन हमको कब से मिलेगा, तो बोला गया 2 केसेस यहाँ पे दिया गया कि अकाउंट ऑफिसर ने जब ऑथोराइज किया उसके बाद 3 महीना, और जिस दिन कम्यूटेशन वैल्यू उस पेंशनर को मिला, जिस दिन कम्यूटेशन वैल्यू उस पेंशनर को मिला या उसके फैमिली मेंबर्स को मिला, मान लीजिए जो भी है, तो जब उसको कम्यूटेशन वैल्यू मिला, इन दोनों के भीतर जो भी पहले आएगा, अब यहाँ पे 10/9 में ऑथोराइज हुआ था, अब बताइए 3 महीना पहले हो रहा है या कम्यूटेशन वैल्यू पहले आ रहा है, कौन सा हो रहा है बताइए, इन दोनों में कौन सा वाला आ रहा है, पहले पहले 10/12/24 आ रहा है। अब देखिए हमारा 10/12/24 में ऑर्डर मिला है कि आपका कम्यूटेशन हो चुका है, बट कम्यूटेशन वैल्यू मेरे हाथ में नहीं मिला, फिर भी यहाँ पे हमको कम अमाउंट का पेंशन दिया जाएगा, 8,000 डिडक्ट करके हमको 12,000 करके पेमेंट किया जाएगा इस 10/12/2024 के बाद से, क्योंकि इन दोनों डेट के भीतर पहले कौन सा आता है, पहले ये वाला आता है। अब मान लीजिए हमको ये 31/12/24 के बदले ये हो गया 31/9 तो होता नहीं है ना, 30/9/2024, मान लीजिए 10 तारीख को ऑर्डर इशू हुआ और कम्यूटेशन वैल्यू हमको 30 तारीख को मिल गया, तो हमको यहाँ पे 3 महीना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 30 तारीख को पैसा मिल गया मतलब उसके तुरंत बाद हमको ये रिड्यूस्ड अमाउंट में पेंशन देना वो लोग स्टार्ट कर देगा। क्लियर है उपाध्याय जी? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे, क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ एन एप्लीकेंट referred to in rule 9 or 10 the commuted value is paid in 2 or more stages, the reduction in the amount of pension shall be made from respective dates of payment। अब मान लीजिए हम लोग आगे आएंगे आपका रूल 9 और रूल 10 में, जहाँ पे आपका बताया गया कम्यूटेशन ऑफ प्रोविजनल पेंशन, प्रोविजनल पेंशन के आधार पे कब आपका कम्यूटेशन किया जा सकता है, प्रोविजनल पेंशन के आधार पे भी कम्यूटेशन का ऑप्शन है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो उस जगह पे क्या होता है, स्टेज में पेमेंट हो सकता है। मान लीजिए पहले मेरा प्रोविजनल पेंशन फिक्स हुआ, पहले मेरा प्रोविजनल पेंशन फिक्स हुआ 20,000 रुपया, तो हमको 20,000 के ऊपर 40% कम्यूट करने का अधिकार है। अब क्या हुआ, मान लीजिए मेरा पेंशन जो है बढ़ गया, और बढ़ के जब कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट करने के बाद बढ़ के आ गया 30,000 रुपया। अब मैं 30,000 रुपये के ऊपर क्या कर सकता हूँ, आपका 40% आपका कम्यूट कर सकता हूँ। तो यही बात आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, इन केस ऑफ एन एप्लीकेंट रिफर्ड इन रूल 9 और रूल 10, आगे जो हम लोग देखेंगे रूल 9 में और रूल 10 में, उस केस में कैसे क्या होगा, तो बोला जा रहा है द कम्यूटेड वैल्यू इज पेड इन 2 or more stages, the reduction of the amount of pension shall be made from respective dates of payment। तो जिस दिन हमको वो कम्यूटेड वैल्यू मिल गया है ना, जिस दिन हमको कम्यूटेड वैल्यू मिल गया वहाँ से ही मेरा रिडक्शन चालू हो जाएगा, ये बात हमको बताता है रूल 6 के इस सब रूल 2 में, है ना। तो जहाँ पे ऐसा कुछ केसेस हो रहा है जहाँ जिस कारण से हमको एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में इन 2 और मोर स्टेजेस हमको कम्यूटेड वैल्यू जो है उसको पे किया गया, तो जब हमारा पेमेंट हुआ वहाँ से ही ये जो अमाउंट है ये आपका रिफेक्टिव होगा, जो रिडक्शन है उसी दिन से आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है।
द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन वॉज मेड to the applicant or the commuted value was credited to the applicant's account shall be entered in both hub of pension payment order, है ना। तो जो हमारा the date on which the date on which the payment of commuted value ऑफ पेंशन वॉज मेड, जिस दिन आपका इस कम्यूटेड वैल्यू जो दिया जाएगा इस संदर्भ में, इस रिगार्ड में, इस रिगार्डिंग ऑर्डर इशू किया जाएगा, और जिस दिन ये कम्यूटेड वैल्यू हमको क्रेडिट किया जाएगा, दोनों डेट को पीपीओ में एंट्री किया जाएगा। पीपीओ का 2 हब रहता है, इन बोथ द हब्स दिस शैल बी द डेट शैल बी इंक्लूडेड। क्लियर है। आगे आते हैं रूल 7, ठीक है। रूल 7 हमको क्या बताता है, तो रूल 7 हमको बताता है अबाउट नॉमिनेशन। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एन एप्लीकेंट शैल मेक ए नॉमिनेशन इन फॉर्म 5। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। एप्लीकेंट को नॉमिनेशन कौन सा फॉर्म में करना है, तो फॉर्म 5 में करना है ना। फॉर्म 5 में उनको नॉमिनेशन करना है। अब हमको बताइए, जब हम लोग पेंशन रूल देखे थे उसके फॉर्म 5 में क्या देखे थे, किसी को याद है। पेंशन रूल जब देखे हुए थे, हमको तो याद नहीं है, आपको अगर याद है तो बताइएगा। पेंशन रूल जब हम लोग देखे हुए थे उसके फॉर्म 5 में कौन सा रूल देखे हुए थे, किसको याद है। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही खुल गया। फॉर्म 5 क्या था, इंटीमेशन रिगार्डिंग मैरिज, है ना। इंटीमेशन रिगार्डिंग मैरिज आफ्टर रिटायरमेंट और बर्थ ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर रिटायरमेंट। तो वहाँ पे हमारा शादी के बारे में या फिर अगर बच्चा बाद में हुआ उसके बारे में बताया गया था। और यहाँ पे क्या बताया गया, नॉमिनेशन के बारे में बताया गया। मतलब किसी का अगर शादी होता है रजिस्ट्रेशन आपका मतलब रिटायरमेंट के बाद, अब भाई रिटायरमेंट के बाद शादी किया या फिर रिटायरमेंट के बाद बच्चा हुआ, तो उनको क्या इच्छा होगा कि उनको नॉमिनी बनाओ, है ना। तो उसको नॉमिनी बनाने का इच्छा हो सकता है। तो देखिए उस वहाँ पे हमारा रूल 5 में बताया गया था उसके बारे में कि हम इंटीमेट कैसे करेंगे, और यहाँ पे हमारा फॉर्म 5 में बताया गया कि भैया नॉमिनेशन भी कर दो, है ना। तो एप्लीकेंट शैल मेक ए नॉमिनेशन इन फॉर्म 5 along with the application conferring on or more person the right to receive the commuted value। कम्यूटेड वैल्यू देने के लिए हम एक या एक से ज़्यादा पर्सन को ऑथोराइज कर सकते हैं, है ना। कौन सा केस में उन लोगों को मिलेगा, अगर हम ऊपर पहुंच गए, इफ द एप्लीकेंट डाइज विदाउट रिसीविंग द कम्यूटेड वैल्यू ऑन और आफ्टर द डेट ऑन विच द कम्यूटेशन बिकम एब्सोल्यूट। जब कम्यूटेशन एब्सोल्यूट होगा तभी जाके हमको पेमेंट मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि हमने कम्यूटेशन का फॉर्म भर दिया और हमको पेमेंट मिल गया, है ना। ऐसा तो नहीं होगा। जब एब्सोल्यूट होगा तब पेमेंट होगा, जब एब्सोल्यूट होगा तब पेमेंट होगा। मतलब फल जब पकेगा तभी खाना है, कच्चे जब रहेगा कच्चा टाइम पे नहीं खाना है, पकने के बाद ही खाना है। पक गया मतलब एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट हो गया मतलब पेमेंट करना है। तो बोला जा रहा है, मान लीजिए मैंने आवेदन दिया पर पैसा मिलने से पहले ही हमको थोड़ा हड़बड़ी था, तत्काल का टिकट मिला और हम ऊपर पहुंच गए। तो यहाँ पे मेरा जो नॉमिनी रहेगा जिसको हमने फॉर्म 5 के माध्यम से नॉमिनेशन करवाए हुए हैं, नॉमिनी बनाए हुए हैं, तो उनको पैसा मिल जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एप्लीकेंट जो नॉमिनी बनाएगा तो एक या एक से ज़्यादा लोगों को नॉमिनी बना सकता है, और अगर ऐसा केसेस रहेगा एप्लीकेंट का डेथ हो जाएगा तो ये कम्यूटेशन का जो पैसा है उनके फैमिली मेंबर्स जो नॉमिनी रहेगा उनको ही मिलेगा। अब इन केस देयर इज नो सच नॉमिनेशन और इफ द नॉमिनेशन मेड डज नॉट एग्जिस्ट और सबसिस्ट द कम्यूटेड वैल्यू शैल बी पेड टू द फैमिली इन द मैटर इंडिकेटेड इन द पेंशन रूल। तो जैसे पेंशन रूल में बताया गया, किसी बंदे का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आएगा, पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगा, थर्ड में किसको मिलेगा। तो सेम प्रोसीड्योर मेरा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981 में भी आपका लागू होगा। वही बात यहाँ पे आपका बताया गया है।
चलिए अब एक सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से। 1981 कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल लागू कब से हुआ था? मेरा वॉइस इको हो रहा है क्या, एक बार कंफर्म करिए तो। वेरी गुड वेरी गुड। 1/7/1981, 1 जुलाई 1981 से ये मेरा रूल जो है लागू हुआ था। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ रूल्स हमने कितना देखा था? टोटल नंबर ऑफ रूल्स इसमें कितना है? 31 नहीं है, 31 नंबर ऑफ रूल्स हम यहाँ पे मेंशन की मैंने दिए हुए हैं इस नोट में, पर टोटल नंबर ऑफ रूल हमने शुरू में ही बोले थे कितना था, कोई बताइए? 34 है, 34। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल सब दिया गया है, सारा रूल नहीं दिया गया। टोटल नंबर ऑफ रूल 34 है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला जा रहा है, अच्छा बताइए और एक सवाल, नॉमिनेशन फॉर्म जो है उसका नंबर क्या है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल के नॉमिनेशन फॉर्म का नंबर क्या है? नॉमिनेशन के लिए आपका फॉर्म नंबर है फॉर्म 5। चलिए वेरी गुड, आगे आते हैं। If in any case the commuted value cannot be paid in the manner indicated in the pension rule, the same shall be paid to his or her legal heirs, है ना? तो अगर किसी कारणवश ऐसा होता है कि पेंशन रूल में जो आपका मैनर बताया गया, जिस मैनर में हमको पेमेंट करना रहता है, अगर उस मैनर में हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उस जगह पे कैसे पेमेंट किया जाएगा? तो बोला गया जो मेरा लीगल हेयर रहेगा उस लीगल हेयर को ये पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। जैसे आप पेंशन रूल में हम लोग देखे थे कि पहला प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? पहला प्रायोरिटी पेंशन रूल अगर आप देखिएगा किसको दिया जाता है बताइए? फैमिली पेंशन के बारे में भी पहला प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? बिल्कुल स्पाउस को दिया जाता है, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, उनको ही पहला प्रायोरिटी दिया जाता है। फिर प्रायोरिटी किसको मिलता है? स्पाउस के बाद किसको प्रायोरिटी मिलता है? स्पाउस के बाद प्रायोरिटी किसको मिलता है? चिल्ड्रन को मिलता है ना? सॉन आप नहीं बोल सकते हैं। सॉन कहाँ पे, कहीं पे बोला गया था? सॉन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है ना, जो भी आपका एल्डेस्ट चाइल्ड रहेगा, एल्डेस्ट चाइल्ड जो रहेगा वो आपका पहला प्रेफरेंस में आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा आपका? फिर आ जाएगा पेरेंट्स, फिर आ जाएगा सिबलिंग्स, है ना, फिर आ जाएगा सिबलिंग्स। तो हमने इसी देश इसमें हम लोग देखे थे, स्पाउस आ गया, चिल्ड्रन आ गया, पेरेंट्स आ गया, सिबलिंग्स आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, पेरेंट्स के भीतर पहले माँ आएगी या पहले पिताजी आएगा बताइए तो? ये भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे, पहले माँ आएगी। वेरी गुड, पहले माँ आएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 8। देखिए रूल 8 फॉर्म नंबर याद कर लीजिए। रूल 8 का फॉर्म नंबर याद कर लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। पेंशन का कम्यूटेड वैल्यू कितना होगा, कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पे बताया गया? रूल 8 में बताया गया। क्या बोला जा रहा है देखिए, रूल 8 में बोला जा रहा है, एक एग्जाम्पल हम लोग दिए हुए हैं यहाँ पे। बोला जा रहा है कि मान लीजिए द लमसम पेबल टू एन एप्लीकेंट शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द टेबल ऑफ द वैल्यूज प्रिस्क्राइब्ड। जो हमारा टेबल दिया गया है उस टेबल के आधार पे ही लमसम अमाउंट कितना पे किया जाएगा इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या दिया गया, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट हो रहा है सितंबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में, जो भी है ना, तो रिटायरमेंट कब हो रहा है? सितंबर 2021 में। अब उनका बेसिक पेंशन कितना है? तो पेंशन है उनका 20,000 रुपीज़, है ना। अब अमाउंट ऑफ पेंशन ऑफर्ड फॉर कम्यूटेशन कितना परसेंटेज होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा पेंशनर। मैक्सिमम कितना हो सकता है फटाफट से बताइए, मैक्सिमम कितना हो सकता है फटाफट से बताइए, परसेंटेज नहीं बताना है, खाली लिखने से ही होगा। मैक्सिमम 40% हो सकता है। क्या हम 30% भी कर सकते हैं? हमको इच्छा है कि हम 30% ही कम्यूट करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा बताइए 40% कब से लागू हुआ था? 40% कब से लागू हुआ था? वेरी गुड वेरी गुड, 1/1/1996 से 40% जो है आपका लागू हुआ था।
अब आते हैं हम लोग, तो ये हमने देख लिया, हमारा पेंशन है 20,000, कम्यूटेशन किया 8,000, मेरा एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे। देखिए जब 60 साल के एज में मैं रिटायर कर रहा हूँ, बात को समझिए, जैसे पीएलआई के केस में होता है, कोई बंदा 18 साल एज हुआ, पीएलआई के लिए एलिजिबल हुआ, हम उनका एज कितना लेते हैं, 18 लेते हैं 19 लेते हैं, बताइए। अगर कोई बंदा 18 साल एज हुआ, पीएलआई के लिए एलिजिबल हुआ, हम उनका एज कितना लेते हैं, 19 साल लेते हैं। क्यों लेते हैं, यहाँ पे एज मतलब एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे। सिमिलरली इन केसेस ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ऑल्सो, एज मतलब एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे। तो मेरा एज अगर 60 साल पूरा हुआ है, कम्यूटेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कितना लेंगे, 61 लेंगे, और उस 61 का फैक्टर कितना है उसी को हम यहाँ पे लेंगे। तो 61 के लिए कम्यूटेशन फैक्टर कितना है, 8.194। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ना। वही एक गाना आता है ना, बार बार देखो हजार बार देखो, तो ये वही वाला सवाल है, याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। कम्यूटेशन फैक्टर कितना होगा जब एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे 61 हो रहा है, चलिए देख लीजिए इधर, कहा गया भाई, दिए हैं ना हम 61, ये देखिए आपका 61 में कितना होना है, 8.194। तो ये क्या है, ये मेरा कम्यूटेशन फैक्टर है ना, ये मेरा कम्यूटेशन फैक्टर है। कम्यूटेशन फैक्टर देखिए, जितना एज बढ़ेगा उतना आपका धीरे धीरे घटते जा रहा है। एकदम कम एज में है, कम्यूटेशन फैक्टर सबसे ज़्यादा है, फिर आपका एज बढ़ रहा है और कम्यूटेशन फैक्टर घट रहा है। क्लियर है। तो हमारा एट द एज ऑफ 61, मतलब जब एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे मेरा 61 होगा, तो कम्यूटेशन फैक्टर कितना होगा, एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में लिख के हमको बताइए। कम्यूटेशन फैक्टर कितना होगा, 8.194, इसको भूलना नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लमसम पेमेंट, फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है लमसम पेमेंट के लिए। क्या बोला गया, कि बोला जा रहा है कि कम्यूटेशन वैल्यू कितना है। यहाँ पे हमने जब कम्यूटेशन किया तो कितना अमाउंट कम्यूट किया, 8,000 रुपया हम कम्यूट किया, है ना। तो जितना मेरा पर मंथ कम्यूटेशन होता है उसको हमने ले लिया, 12 से गुण कर दिया, तो एक साल में मैं कितना कम्यूट करता हूँ वो बता दिया। उसके साथ कम्यूटेशन वैल्यू जो है, कम्यूटेशन फैक्टर जो है, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है ना, उसको आपको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कहाँ गया 30 सितंबर कम्यूटेशन वैल्यू, चलिए। तो अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, इतना अमाउंट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ किया गया है। चलिए एक बार हम कैलकुलेट यहाँ पे देख लेते हैं, कैलकुलेशन सही से किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 8,000 हो रहा है मेरा मंथली कम्यूटेशन वैल्यू, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 12 से इंटू 8.194, करने से कितना आता है, 786624, तो 7,86,624। तो ये अमाउंट जो है हम इसको क्या कर देंगे, तो बोला जा रहा है ये लमसम पेमेंट हो सकता है। इसके भीतर किसी का कुछ डाउट है कि कम्यूटेशन वैल्यू को कितना कैलकुलेट करना है, लमसम में कितना पेमेंट करना है, इसके भीतर कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे हमने क्या कर दिया कि मंथली कितना कम्यूट कर रहे हैं, एनुअली कितना कम्यूट कर रहे हैं, पहले हमने देख लिया एनुअली कितना कम्यूट कर रहे हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर दिया कम्यूटेशन फैक्टर से, है ना। आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 9, जहां पे बोला गया कम्यूटेशन ऑफ प्रोविजनल पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ प्रोविजनल पेंशन क्या बोला जा रहा है, देखिए रूल नंबर 9, कम्यूटेशन ऑफ प्रोविजनल पेंशन। बोला जी, ए गवर्नमेंट सर्वेंट to whom pending the assessment of final pension a provisional pension has been sanctioned under rule 62 of pension rule 2021 shall be eligible to commute a fraction of such provisional pension subject to the limit specified in rule 5।
तो लिमिट कहाँ पे बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेशन का जो लिमिट है ये कहाँ पे बताया गया, खतरनाक इंपॉर्टेंट रूल है, याद कर लीजिएगा। रूल 5 जो है, रूल 5 जो है, वहाँ पे बताया गया कि मैक्सिमम कितना कम्यूट हम कर सकते हैं और कब से हम कम्यूट कर सकते हैं, ये भी हम लोग देख लिए थे, है ना। तो बोला जा रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका आपका क्या हुआ, प्रोविजनल पेंशन सैंक्शन हुआ, कौन सा रूल के तहत, रूल 62 के तहत। अब याद करके देखिए, जब हम लोग रूल 8 देखे थे, वो क्या था, बेसिकली डिसिप्लिनरी जुडिशियल प्रोसीडिंग जब किसी के अगेंस्ट में पेंडिंग है। पर जब हम रूल 62 देखा था, रूल 62 में क्या बताया गया था, रूल 62 बता रहा था प्रोविजनल पेंशन फॉर रीजन्स अदर देन डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग। डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग उनके केस में पेंडिंग नहीं है, फिर भी कुछ गलती के कारण, जैसे जैसे मान लीजिए मेरा जो हेड ऑफ द ऑफिस है, उन्होंने समय पे पेंशन पेपर फॉरवर्ड किया नहीं, या फिर उन्होंने फॉरवर्ड किया था, अकाउंट ऑफिसर ने उसको वापस कर दिया, है ना, या फिर अकाउंट ऑफिसर ने उसको समय पे काम नहीं कर पाया, तो ये सारा केस में क्या होता है, उनको प्रोविजनल पेंशन दिया जाता है अंडर रूल 62। तो प्रोविजनल पेंशन जब हम उनको देते हैं अंडर रूल 62, नॉट अंडर 8, याद रखिएगा, रूल 8 के तहत नहीं, रूल 62 के तहत जब हम देते हैं, तो जितना प्रोविजनल पेंशन देते हैं उसका मैक्सिमम 40% हम कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट कहाँ पे बताया गया, रूल 5 में बताया गया, तो रूल 5 हमको बताता है कि मैक्सिमम आप 40% कम्यूट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी हम मैक्सिमम 45 कम्यूट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोला जाए द प्रोविजन ऑफ सब रूल, the provision of this sub rule shall apply to an applicant who for the purpose of commutation of provisional pension, where the applicant desires to commute a percentage of his provisional pension which works out not exceeding 6,000 per month, or on the determination of final pension the applicant becomes entitled to commute his pension up to 6,000 per month, shall not be required to undergo medical examination for payment to him of the difference between the commuted value of pension originally commuted and pension commuted subsequently। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए, अब यहाँ पे पहले हम लोग देख लिया कि प्रोविजनल पेंशन के बारे में यहाँ पे बताया गया था। अब बोला जा रही वेयर एन एप्लीकेंट डिजायर्स टू कम्यूट ए परसेंटेज ऑफ हिज प्रोविजनल पेंशन विच वर्क्स आउट नॉट एक्सीडिंग 6,000 पर मंथ। जहाँ पे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्या किया था, जहाँ पे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने सर्टेन परसेंटेज को कम्यूट करने के लिए आपका रिक्वेस्ट डाला, और जब रिक्वेस्ट डाला तो वो रिक्वेस्ट में क्या था, बोला जा रहा है जो आपका कम्यूटेशन था, जो आपका कम्यूट ए परसेंटेज ऑफ इस प्रोविजनल विच डज नॉट वर्क्स आउट टू बी एक्सीडिंग 6,000 पर मंथ, वो आपका 6,000 से ज़्यादा नहीं है ना, जो कम्यूट कर रहा था वो वैल्यू जो है 6,000 से ज़्यादा नहीं है। और on the determination of final pension the applicant becomes entitled to commute his pension up to 6,000 per month, shall not be required to undergo medical examination for the payment to him of the difference between the commuted value of pension originally commuted and pension commuted subsequently। On the determining the final pension, the applicants become entitled to commute a sum exceeding 6,000 for the commutation of pension exceeding rupees for commutation of pension exceeding rupees 100 shall be required to apply fresh in form 2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है ना। चलिए इधर हम लोग आ जाते हैं इसको, और आपका क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर कितना देख रहे थे बताइए, कौन सा रूल में कम्यूटेशन ऑफ प्रोविजनल पेंशन के बारे में बताया गया, कौन सा रूल में कम्यूटेशन ऑफ प्रोविजनल पेंशन के बारे में बताया गया। कौन सा जगह पे बताया गया, फटाफट से, रूल नंबर 9 पे बताया गया। अब रूल नंबर 9 पे हमको और क्या बताया गया, एक बार हम लोग देख लेते हैं।
बोला कि when an applicant desires to commute a percentage of his provisional pension which works out to be not exceeding 6,000 rupees per month, and in which case it is expected that the amount which would be entitled to commute when the final amount of pension has become authorized would exceed 6,000 rupees per mensum, his application shall be deemed for the purpose of rule 22 to be for commutation of pension exceeding 6,000 rupees पर मेंसम। इसको क्लियरली यहाँ पे आपका ये नहीं किया गया है। चलिए एक बार हम लोग इसको और यहाँ से ये कर लेते हैं। एक मिनट प्लीज वेट करिए। चलिए चाय पानी पिए, पानी पिए सब लोग। कितने लोग अभी भी रोज ऑफिस कर रहे हैं? सब लोग ऑफिस कर रहे हैं या छुट्टी लिए हैं या मिला नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छुट्टी प्रवीण जी, बिल्कुल छुट्टी को यूज़ करिए, दिन भर पढ़िए। सत्येंद्र जी आप तो बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपका अच्छा प्रिपरेशन रहेगा, है ना। पर देखिए छुट्टी के लिए ना कभी सोचना नहीं चाहिए। एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए अगर हम में से कोई भी इस माने दुनिया में भी नहीं रहेंगे तो मेरा डिपार्टमेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आप नहीं रहोगे, अगर हम नहीं रहेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डिपार्टमेंट को कुछ आएगा जाएगा नहीं। डिपार्टमेंट पहले भी चलता था और बाद में भी चलेगा। हो सकता है आपके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, मेरे लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, बाकी और कुछ होगा नहीं। इसलिए जब आपको अपने हित के बारे में सोचना है तो वहाँ पे आपका दूसरा कुछ सोचना नहीं है कि नहीं भाई छुट्टी मांगेंगे तो मेरा ऑफिस बर्बाद हो जाएगा, डिविजनल हेड ने बोला है तुम नहीं रहोगे तो ये जग सुना सुना लगे, है ना। तो ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लेना है, आपको लगता है कि नहीं हम जी जान से पढ़ेंगे, 10 दिन 15 दिन जो भी आपका 10 दिन मान लीजिए बचा हुआ है, ये 10 दिन भी मैं फुल यूटिलाइज करूँगा, तो किसी दूसरे के बारे में मत सोचिए, छुट्टी ले लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, है ना। अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। CMOH एक एक डॉक्टर सबके रिलेटिव में होना चाहिए जो हम लोगों को सर्टिफिकेट देता है छुट्टी लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए कोई नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा उसको कौन सा फॉर्म में छुट्टी के लिए आवेदन भरना है? नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, किस फॉर्म में भरना है? अनफिटनेस सर्टिफिकेट किस में जाएगा? नॉन गेजेटेड के लिए किस में था? फॉर्म 3, फॉर्म 4 ज़्यादा, वो तो फिटनेस सर्टिफिकेट का बता रहे हैं, है ना। फॉर्म 3 एंड 4 एंड 5। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर गेजेटेड ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर के लिए था फॉर्म 3 में, है ना। फॉर्म 4 में क्या था? चलिए इतना दिन ना पढ़ पढ़ के सब भूल जा रहे हैं, बूढ़ा हो गए। हाँ फॉर्म 3 जो है ये आपका है किसके लिए? फॉर्म 3 मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर लीव। फॉर्म 4 जो है ये इसके लिए। फॉर्म 3 जो है वो किसके लिए है? गेजेटेड ऑफिसर के लिए, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कहाँ पे थे? हाँ अब यहाँ पे देखिए 3 केस सिनेरियो यहाँ पे बेसिकली आपका दिया गया है ना। क्या क्या सिनेरियो दिया गया है? तो बोला जी वेयर एन एप्लीकेंट डिजायर्स टू कम्यूट ए परसेंटेज ऑफ हिज प्रोविजनल पेंशन विच वर्क्स आउट टू बी नॉट एक्सीडिंग 6,000 पर मंथ। कोई मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है और जब उनका प्रोविजनल पेंशन को कैलकुलेट किया जा रहा था तो पाया गया कि वो जो है आपका 6,000 रुपया के भीतर ही है। तो क्या बोला जा रहा है? इस जगह पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो रहता है उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है? ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल पेंशन द एप्लीकेंट बिकम्स entitled to commute his pension
अप टू ₹6,000 पर मंथ शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। तो हमने क्या देखा, 6,000 तक अमाउंट के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए पहली बार मेरा जो कम्यूटेशन वैल्यू हो रहा था ना, कम्यूटेशन वैल्यू जो हो रहा था वो कितना आया, वो मान लीजिए 5,000 आया। अब बाद में जब हमारा प्रोविजनल पेंशन कैलकुलेट किया गया, फाइनल पेंशन कैलकुलेट किया गया, उसके बाद क्या पाया गया, उसके बाद कैलकुलेट किया गया कम्यूटेशन पेंशन CP2, ये आ गया मान लीजिए मेरा 6,000। तो बोला जी ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल पेंशन द एप्लीकेंट्स बिकम एंटाइटल्ड टू कम्यूट हिज पेंशन अप टू ₹6,000 पर मंथ शैल नॉट required to undergo medical examination for payment of him the difference। ये जो डिफरेंस है 5,000 और 6,000, पहले मेरा हमको मिल रहा था कितना, 5,000 का मिला था, अब हो गया कितना, 1,000 मेरा डिफरेंस पे करना है उनको, है ना। तो बोला जी ये डिफरेंस जो है इसको पे करने के लिए कोई फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्योंकि मेरा जो कम्यूटेशन वैल्यू है वो आपका 6,000 के भीतर ही है। फिर बोला जा रहा है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल पेंशन इफ द एप्लीकेंट बिकम्स एंटाइटल्ड टू कम्यूट ए सम एक्सीडिंग ₹6,000। तो मान लीजिए ये आपका 6,100 का हो गया, तो यहाँ पे हमको डिफरेंस कितना हो गया, 1,100 का हो जाएगा। तो बोला जाए ऑन डिटरमाइनिंग द फाइनल पेंशन द एप्लीकेंट्स बिकम एंटाइटल्ड टू कम्यूट ए सम एक्सीडिंग 6,000 shall for the commutation of pension exceeding ₹100 required to be apply afresh in form 2। तो यहाँ पे मेरा एक्सेस कितना हो रहा है, 1,100। ये बोल रहा था भैया अगर तुम्हारा 100 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा ना तो क्या करना है, तुमको दोबारा अप्लाई करना है फॉर्म 2 में कि भैया हमको मेडिकल वगैरह करना है फॉर्म 2 में। आप याद करके देखिए, हम लोग देखे हुए थे फॉर्म 2 के बारे में, है ना, कि फॉर्म 2 क्या था, है ना। तो फॉर्म 2 में हम लोग देखे हुए थे, तो इसको फ्रेश अप्लाई करना रहेगा फॉर्म 2 के माध्यम से। सब्जेक्ट क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन ऑफ फाइनल पेंशन। रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन ऑफ फाइनल पेंशन, जब फाइनल पेंशन हुआ है सैंक्शन, उस टाइम पे अगर कुछ रिवीजन होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसके ऊपर आता है, तो क्या होगा। बोला जा रहा है एन एप्लीकेंट हु हैज कम्यूटेड ए परसेंटेज ऑफ हिज फाइनल पेंशन एंड आफ्टर, तो क्या कोई हमारा एप्लीकेंट था जिसने क्या किया, कम्यूट किया किसको, एक परसेंटेज ऑफ हिज फाइनल पेंशन। तो मान लीजिए उनका 10,000 फाइनल पेंशन, मान लीजिए उनका 20,000 फाइनल पेंशन हो रहा था, उसने क्या किया, सर्टेन परसेंटेज को कम्यूट कर दिया। तो एन एप्लीकेंट हैज कम्यूटेड ए परसेंटेज ऑफ हिज फाइनल पेंशन आफ्टर एंड आफ्टर कम्यूटेशन हिज पेंशन हैज़ बीन रिवाइज्ड। जब उन्होंने कम्यूटेशन कर दिया उसके बाद उनका पेंशन जो है वो आपका रिवाइज हो चुका है, तो मान लीजिए 20,000 से 30,000 हो चुका है। एंड एनहेंस रेट्रोस्पेक्टिवली, तो ये जो एनहेंसमेंट हुआ है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है, बिगिनिंग से, इनिशिएशन से, शुरू से ही उसको इफेक्ट मिला है एज ए रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट के डिसीजन के तौर पर उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिला है। तो the applicant shall be paid the difference between the commuted value determined with reference to the enhanced pension and commuted value already authorized। The payment of difference after applicant shall not be required to, for payment of difference the applicant shall not be required to fresh apply। तो फंडा क्या हुआ, मेरा 20,000 का पेंशन मेरा सैंक्शन हुआ था, हमने कम्यूट कर दिया 40%, है ना, और 40% कम्यूट किया तो हमको 8,000 रुपया कम्यूटेशन वैल्यू मिला, है ना, बाकी अमाउंट का हमको पेंशन मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन में कोई चेंज हुआ या फिर मान लीजिए कोई भी डिसीजन के कारण से मेरा जो पेंशन है 20,000 से बढ़ के 30,000 हो गया, अब हमको 8,000 के बदले 12,000 हमारा जो है वो आपका कम्यूटेशन होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है 4,000 4,000 पर मंथ, इस डिफरेंस को पे करने के लिए कोई फर्दर एप्लीकेशन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसको सुओ मोटो आपका पे किया जाएगा। इसी के बारे में बताता है रूल 10 रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन ऑफ फाइनल पेंशन। जहाँ पे फाइनल पेंशन का रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन होता है उस केस में क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। रूल 10A क्या बताया जा रहा है? बोला जा रहा है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। द कम्यूटेड अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी रिस्टोर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 years from the date of reduction of pension on account of commutation becomes operative in accordance with रूल 6, है ना। तो जब से हमारा रूल 6 जब हम लोग देखे थे, रूल 6 में क्या बताया गया था? रूल 6 आप में क्या बताया गया था कि कम्यूटेशन कब से एब्सोल्यूट होगा, है ना। कब से? रूल 6 हमको क्या बता रहा था कि कम्यूटेशन विल बी व्हेन द कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विल बिकम एब्सोल्यूट, है ना। तो हमारा जो पेंशन है ये हमारा एब्सोल्यूट कौन कब बनेगा? तो इसके बारे में कहाँ पे बताया गया था? रूल 6 में बताया गया था। तो बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट कब से होगा? हम लोग देखे थे रिटायरमेंट हुआ उसके अगले दिन से होगा। अदरवाइज दूसरे केस में हम लोग देखे थे कि जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसके अगले दिन से उसी दिन से होगा, या फिर जिस दिन हमारा हेड ऑफ ऑफिस के पास रिसीव हुआ वहाँ से ही उसका आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखे हुए थे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कम्यूटेड अमाउंट ऑफ पेंशन, जो कम्यूटेशन किया गया था पेंशन से, वो अमाउंट आपका रिस्टोर्ड हो जाएगा। बेसिकली फंडा क्या है? हमको 20,000 रुपया का पेंशन वैल्यू कैलकुलेट हुआ था, हमने 8,000 रुपया क्या कर दिए? कम्यूट कर दिए। पेंशन कितना मिल रहा है? 12,000 मिल रहा है। अब फंडा ये है कि कब से हमको दोबारा 20,000 करके ही पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तो वही बात आपका बताया जा रहा है, कब से? 15 years आफ्टर द ये रिस्टोर कब हो जाएगा? ये रिस्टोर कब हो जाएगा? तो आफ्टर 15 years, है ना। ऑन कंप्लीशन ऑफ द 15 years, कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिडक्शन ऑफ पेंशन, जिस दिन से मेरा जो पेंशन है ना उसको रिडक्शन किया गया था उसी के 15 साल बाद ये अमाउंट जो है रिस्टोरेशन हो जाएगा। रूल नंबर भी याद रखिएगा, 10A में रिस्टोरेशन बताया गया, और कितने साल बाद होगा वो भी आपको याद रखना है, आपका 15 साल के बाद। ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल 11। रूल 11 क्या बताया जा रहा है? तो बोला जा रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू द एप्लीकेंट हु इज एलिजिबल टू कम्यूट ए परसेंटेज ऑफ हिज पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो बेसिकली ये रूल 11 से लेके जब हम अगला देखेंगे ये सारा किन लोगों के लिए है? बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे रूल 11 से लेके रूल 16, रूल 11 से लेके रूल 16 के भीतर हम लोग जब देखेंगे तो बोला जा रहा है यहाँ पे कम्यूटेशन किया जा रहा है विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। कंडीशन क्या क्या है? ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। रूल 12 एलिजिबिलिटी, बोला जा रहा है एप्लीकेंट हु इज ऑथोराइज्ड ए सुपरएनुएशन पेंशन अंडर रूल 33 ऑफ पेंशन रूल, है ना। आप याद करके देखिए, रूल 33 में हम लोग सुपरएनुएशन पेंशन देखे थे, फिर रूल 34 में हम लोग देखे थे रिटायरिंग पेंशन, फिर हम लोग क्या देखे थे? फिर हम लोग देखे थे पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन, है ना, जब हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसी कंपनी में किसी कॉर्पोरेशन में। फिर कंपेंसेशन पेंशन ऑन एबोलिशन ऑफ परमानेंट पोस्ट अंडर पेंशन रूल, a pension in whole or part on the finalization of departmental or judicial proceeding referred under rule 8 of pension rules and issue final orders thereon, all above eligible for commutation of pension without medical examination। तो यहाँ पे हमने देखा 5 कंडीशन। ये जो 5 कंडीशन है, अगर किसी गवर्नमेंट के साथ इनके भीतर कोई भी कंडीशन होता है तो उस केस में उन बंदा को हम क्या करेंगे? कम्यूटेशन का अधिकार देंगे, और उसके लिए कोई फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन का आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब क्या क्या कंडीशन है एक बार हम लोग यहाँ से दोबारा याद कर लेते हैं। पहला हो गया सुपरएनुएशन पेंशन अंडर रूल 33, फिर हो गया रिटायरिंग पेंशन अंडर रूल 34, फिर पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन, पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन, फिर हो गया कंपेंसेशन पेंशन, है ना, फिर हो गया अगला केस जहाँ पे ये जो आपका पेंशन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, जहाँ पे डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग हुआ है किस रूल के तहत? अंडर रूल 8 ऑफ पेंशन रूल, प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, हम लोग देखे हुए थे। ए पेंशन इन होल और पार्ट ऑन द फाइनलाइजेशन
of departmental or judicial proceeding of the pension rule, issue the final orders thereon। जब आपका रूल 8 के तहत डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग चलने के बाद उनको पेंशन पेमेंट के लिए ऑर्डर किया गया, तो वहाँ पे भी उनका कम्यूटेशन किया जा सकता है। ये सारा केसेस जो होगा, ये सारा केसेस क्या होगा, विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सवाल आपको एग्जाम पे पूछ सकता है, कौन सा केसेस में विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन कम्यूटेशन करने का प्रोविजन दिया गया है। आगे आते हैं, रूल 13 क्या बता रहा है, एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। एप्लीकेशन कैसे करेगा, तो बोला जी, एन एप्लीकेंट हु इज इन रिसिप्ट ऑफ एनी पेंशन रिफर्ड इन रूल 12 एंड डिजायर्स टू कम्यूट ए परसेंटेज ऑफ हिज पेंशन एनी टाइम आफ्टर द डेट following the date of his retirement from service but before expiry of 1 year from the date of retirement shall apply in form 1। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका रिटायरमेंट हो चुका है बट रिटायरमेंट होने के बाद 1 साल के भीतर उन्होंने अप्लाई कर दिया है ना, किसके लिए, आइदर सुपरएनुएशन पेंशन वाला केस में, या फिर रिटायरिंग पेंशन वाला केस में, या फिर कंपनी कॉर्पोरेशन में एब्जॉर्प्शन हो गया था उस केस में, एबोलिशन हो गया था, पोस्ट और कंपेंसेशन पेंशन मिल रहा था उस केस में, या फिर डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग के आधार पे जब रूल 8 में केस का फाइनलाइजेशन हुआ था उस केस में। जब भी ये केस हो रहा है, एक्सपायरी रिटायरमेंट सर्विस से विद इन 1 ईयर अगर आवेदन किया जाएगा तो एप्लीकेशन किस में होगा, एप्लीकेशन फॉर्म 1 में किया जाएगा, है ना। हम लोग देखे थे शुरू में कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अप्लाई करना रहता है, जिसके भीतर एक फॉर्म था फॉर्म 1। बोला जी, द पीरियड ऑफ 1 ईयर अंडर रूल 8 ऑफ पेंशन रूल शैल रिकॉन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑर्डर्स कंसिक्वेंट ऑन द फाइनलाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब देखिए, रूल 8 के केस में यहाँ पे एक एग्जेम्पशन दिया गया, बोला गया कि नॉर्मल केस में हम लोग क्या देखे थे कि रिटायरमेंट के बाद ही आपको विद द डेट ऑफ रिटायरमेंट विद इन 1 ईयर अप्लाई करना रहता है, बट यहाँ पे डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग जब बाद में ख़त्म हुआ तो बोला गया जब डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग ख़त्म हुआ है उसके बाद से विद इन 1 ईयर आपको ये अप्लाई करना है। तो आपको एप्लीकेशन के लिए आपको कोई फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह वो सब का ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे आपका फॉर्म 1 में अप्लाई करने से ही काम चल जाएगा। Then applicant who applies for commutation of pension within 1 year of the date of his retirement but his application form is received by the head of office after 1 year of the date of retirement shall not be eligible to get pension commuted without medical examination। अब देखिए, दिसंबर महीने का मान लीजिए 31 तारीख को मेरा क्या हुआ, रिटायरमेंट हुआ, ठीक है। चलिए मैं अपना असली डेट भी आपको बता दे रहा हूँ। तो मान लीजिए रिटायरम क्या हुआ आपका 31/12/2047 में मेरा रिटायरमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब रिटायरमेंट के 1 साल के बाद मान लीजिए मैंने 25/12/2048 में मैंने क्या किया, एप्लीकेशन दिया, किसके लिए, फॉर्म 1 मैंने भेजा कम्यूटेशन के लिए, है ना। तो हमने क्या सोचा कि भैया 1 साल के भीतर हमने आवेदन कर दिया, पर मेरा फॉर्म 1 मान लीजिए मेरे हेड ऑफ ऑफिस के पास जाके पहुंचा 2/1/2048 में, है ना। अब देखिए 1 साल से ज़्यादा हो गया था, तो बोला जा रहा है यहाँ पे बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के कम्यूटेशन करने नहीं दिया जाएगा। तो नो कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए कंटिन्यू करें या आप लोग थके हुए हैं, बताइए। चलिए सीताराम जी जोश में है, बाकी लोग, महेश जी, चलिए बस 2 ही लोग जवाब दिया है, बाकी लोग थोड़ा शांत हो गया है। चलिए और हल्का सा देख लेते हैं, एक काम कर लेते हैं 16 तक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 16 तक देख लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद एक काम करेंगे, कल सुबह अगर संभव होता है
तो एक बार और हम लोग 1 घंटा बैठ जाएंगे तो बाकी ख़त्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है विशाल जी, और 10-15 मिनट देख लेते हैं। इसके भीतर कभी भी हमको अगर लगेगा कि हम समझा नहीं पा रहे हैं सही से तो रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 13 एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। 2 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी देखे, अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट में। क्या बोला जा रहा है? बोले जी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ड्यू टू रिटायर ऑन सुपरएनुएशन, a government servant who is due to retire on superannuation and desires payment of the commuted value of pension being authorized at the time of issue of being authorized at the time of एक मिनट वेट करिए। क्या बोला जा रहा है? ए गवर्नमेंट सर्वेंट who is due to retire on superannuation and desires the payment of commuted value of pension being authorized at the time of issue of pension payment order shall be eligible to apply for commutation of a percentage of pension along with pension papers prior to the date of retirement। तो कोई बंदा जब चाहता है कि जब पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू होगा उसी टाइम पे ऑथराइज भी होगा, तो उस जगह पे पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो हमारा पेंशन पेपर जब वो सबमिट करेगा तो उसी के साथ वो अप्लाई भी कर सकता है आपका कम्यूटेशन के लिए। The head of office in items 5 tick on the form 6। क्या दिया गया यहाँ पे? चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, the head of the office in form 1A, the head of the office, यहाँ पे थोड़ा चलिए मेरा जो दोस्त ने ये बना दिया है उसने थोड़ा सा यहाँ पे ये किया हुआ है। तो हेड ऑफ द ऑफिस इन फॉर्म 1A आइटम 5 टिक ऑन, वहाँ पे उनको टिक करना है। और फॉर्म 6 विथ पेंशन पेपर्स, तो हेड ऑफ द ऑफिस जो रहेगा उनको क्या करना रहेगा, इसको एक बार हम लोग इधर से देख लेते हैं। 1 मिनट वेट करिए। रूल नंबर 14 हम लोग देख रहे थे। एक मिनट प्लीज वेट करिए। चलिए, तो इसके बाद क्या बताया गया? हाँ, जो हम लोग देख रहे थे इसमें, तो हेड ऑफ ऑफिस ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 अंडर सब रूल 1 ऑफ फॉर्म 1A द सब रूल 3 ऑफ रूल 13 शैल इनिशियल इन द फॉर्म इंडिकेटिंग द डेट ऑफ रिसिप्ट। तो क्या क्या करना रहता है हेड ऑफ ऑफिस को? तो पहला उनको इनिशियल करना रहता है फॉर्म पे, जो फॉर्म आपका अप्लाई किया गया था किसमें, फॉर्म 1A में अप्लाई किया गया था। हमने यहाँ पे देखा फॉर्म 1A में मान लीजिए अप्लाई किया गया, तो जब वो रिसीव होगा तो क्या करना है, उसमें इंडिकेट करना होता है डेट ऑफ रिसिप्ट। Acknowledge immediately the receipt of form 1 and on A in part 2 of the form and dispatch the same। immediate action वगैरह इसमें कुछ है नहीं। चलिए इधर से ही देखते हैं हम लोग अभी। तो हेड ऑफ ऑफिस को क्या करना रहता है? चलिए इस जगह पे ना थोड़ा सा गड़बड़ है, चलिए आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद कल सुबह आप लोगों का हो पाएगा क्या? समय बताइए, कल सुबह समय हो पाएगा? तो देखते कल सुबह 2 चीज़ हो सकता है। एक देखते हैं हम आपका, अच्छा आपका तो रिवीजन के लिए भी बोला गया है ना एक, तो 7 बजे आप लोग उठ जाते हैं? 7 बजे उठ जाते हैं क्या? तो वो वाला क्लास 7 बजे से रखा जाए।
जो आपका 7 बजे से 8 बजे तक मान लीजिए वो वाला अगर रह जाएगा तो 8 से 9 बजे तक मैं ये वाला आपका ख़त्म कर पाऊँगा। हो सकता है या क्या है बताइए? 8 से 9 तक तो हम ले पाएंगे, उसमें 9 बजे तक तो स्टॉप 100% कर ही देंगे। ठीक है, चलिए हम सर को आपका बोल देंगे कि वो 7 बजे से क्लास लेंगे, उसके बाद 8 बजे से ये वाला हम 8 से 9 बजे तक आपका कंप्लीट कर देंगे। अगर कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी हम लोग रेस्ट ले लेते हैं, आप लोग भी रेस्ट ले लीजिए, फिर सुबह हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं और 1 घंटा। ठीक है, और इसके भीतर अगर संभव होता है तो देखता हूँ मैं रात में भी अगर वीडियो बना के आपका डाल सकता हूँ तो वो भी डाल दूंगा। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि महेश जी, थैंक यू सत्येंद्र जी।